बच्चों, आज हम वर्गीकरण की पदानुक्रमी स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उस वर्गीकरण में कौन कौन से ऐसे पदानुक्रम हैं उनका उपयोग किया जाता है, उनके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो जो वर्गीकरण की जो पदानुक्रमी क्रम में जो है सबसे पहले टेक्सा आता है, टेक्सा या वर्गक, है ना। वर्गक क्या इसी को कहते हैं टेक्सॉन, एक वचन में बोला जाता है टेक्सा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्गीकरण की सबसे जो इकाई है, जो क्रम है, किस क्रम में जंतुओं को जो है या जीवों को जो है वर्गीकृत किया गया है ना। उनके हमें मालूम है कि वर्गीकरण की जो इकाई, मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं, है ना। अब इस जाति से आगे वंश आता है, वंश से आगे गण आता है, गण से आगे वर्ग आता है। तो इस तरीके से उनको क्रमबद्ध अध्ययन करना, है ना, उसको कहा जाता है वर्गीकरण की पदानुक्रमी स्तरें। अर्थात वर्गीकरण की जो जितने भी वर्गकों का हम या संवर्गों का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्रमबद्ध बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इकाइयों को या वर्गकों और संवर्गों को जो है क्रमबद्ध बढ़ते हुए क्रम में क्या करना? व्यवस्थित करना, उसको कहा जाता है वर्गीकरण की पदानुक्रमी स्तरें। ठीक है। वर्गीकरण की जो पदानुक्रमी जो स्तरें जो होती हैं वो क्रमबद्ध जो है प्रक्रिया है ना, जिसमें सबसे पहले शुरुआत में लिया जाता है जाति को, और जाति से वंश, वंश से गण, इस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं वर्गक और संवर्ग क्या है। वर्गक क्या है और संवर्ग क्या है? वर्गक का मतलब होता है वर्गीकरण की उन समूहों को जिनके द्वारा किसी जीव की जो है प्रारंभिक जो अवस्था, जब वो उत्पन्न होता है तो उसके प्रारंभिक जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको जो है डिनोट किया जाता है ना। वो लक्षण वर्गक के लक्षण कहलाते हैं, है ना। ये बहुत सारे वर्गक हैं, अर्थात जाति है, वंश है, गण है ना। ये सब क्या कहलाएंगे? वर्गक कहलाएंगे। इसी प्रकार संवर्ग या फिर इसी को कहते हैं श्रेणी, संवर्ग या श्रेणी। तो वर्गकों के समूह को क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे या संवर्ग कहेंगे। वर्गकों के संवर्ग, वर्गक कौन कौन हो गए? जाति हो गया, वंश हो गया, गण हो गया, ये सब क्या हो गए? वर्गक हो गए, है ना, टेक्सॉन हो गए। अब इनके जो समूह है उसी को हम क्या कहते हैं? संवर्ग कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। अर्थात वर्गीकरण के समूह को विभिन्न स्तरों के द्वारा क्या किया जाना? व्यक्त किया जाना, है ना। वर्गीकरण के समूहों को विभिन्न स्तरों के द्वारा क्या करना? व्यक्त किया जाना, एक क्रिया कहलाता है संवर्ग या श्रेणी। हमें मालूम है कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जाति होती है, और सबसे बड़ी इकाई होता है जगत। मतलब जो सबसे छोटा संवर्ग जो होता है कौन है? जाति है, और सबसे बड़ा संवर्ग जो होता है वर्गक जो है वो कौन है? जगत है ना। मतलब हम किसी जीव का जो है जब वर्गीकरण करते हैं तो उस जीव में जो है सबसे पहले जाति के लक्षण उत्पन्न हुए, है ना, फिर वंश के, फिर गण के, फिर वर्ग के, फिर संघ के, और फिर अंत में जगत। ठीक है। तो छोटी संवर्ग हो गया या छोटी इकाई हो गया कौन? जाति, और बड़ी इकाई हो गया जगत। जब हम वर्गीकरण को लिखते हैं, है ना, तो जस्ट उल्टा कर देते हैं। पहले हम किसको लिखते हैं? किसी भी जीव का वर्गीकरण जब लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? जगत का, उसके बाद संघ का, उसके बाद जाति का वर्ग का, फिर गण का, फिर वंश का, और लिखते समय जाति को कहाँ लिखते हैं? सबसे अंत में, है ना। लेकिन किसी जीव में जब वो लक्षण उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले किसका लक्षण उत्पन्न होगा? जाति का, इसलिए उसको सबसे छोटी इकाई माना गया है ना। कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक, जिसको
वर्गीकरण के पितामह के नाम से जानते हैं, कैरोलस लिनियस। ये जो है वर्गीकरण के पितामह कहलाते हैं, है ना। इन्हीं द्वारा सबसे पहले वर्गीकरण की जो पदानुक्रमी जो स्तरें हैं इनका प्रयोग किया गया था, है ना। इन्हीं द्वारा सुझाया गया कि हम किसी जंतु का जब वर्गीकरण करें तो हम उस जंतु के वर्गीकरण को कहाँ से शुरू करें, जाति से शुरू करें, गण से, या फिर ये जितने भी संवर्ग और वर्गक बने हुए हैं उनके बारे में सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, कैरोलस लिनियस के द्वारा। इसलिए कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकी के जो है पितामह के नाम से जाना जाता है। वर्गीकरण की जो उपयुक्त इकाइयां हैं उन इकाइयों में जो कुछ ना कुछ अभी भी कमियां हैं, है ना। उन कमियों को दूर करने के लिए एक और विधियां अपनाई जाती है उसके साथ साथ, है ना। मतलब हम जो जाति लिख रहे हैं तो जाति के साथ उपजाति भी लिख दें, वर्ग लिख रहे हैं, है ना, तो अधिवर्ग भी लिख दें, गण लिख रहे हैं तो उपवर्ग गण लिख दें, है ना। संघ लिख रहे हैं तो संघ के साथ उप संघ भी लिखें, प्रभाग लिख रहे हैं प्रभाग जोड़ रहे हैं। तो ये सभी जो है इकाइयां जो होती हैं, वर्गीकरण की जो इकाइयां होती हैं वो किसी भी जीव के वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सरल बना देता है। अब वर्गीकरण के जो इकाइयां हैं इन इकाइयों को हम इकाई वार देखते हैं, या संवर्गों की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी इकाइयां हैं इनको क्रमबद्ध देखते हैं। वर्गीकरण की संवर्ग या इकाइयां, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन होता है, इकाई जाति, जिसको वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। मतलब वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या होता है, किसी भी जीव में सबसे पहले किसका लक्षण परिलक्षित होगा, किसका लक्षण दिखाई देगा, जाति का, ठीक है। इसलिए क्या माना गया है इसको, सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है, जाति। लेकिन जब वर्गीकरण लिखते हैं तो सबसे अंत में इसको लिखा जाता है ना। मतलब जब इस जाति को जब लिखते हैं तो सबसे अंत में लिखा जाता है। इससे पहले आपने जाति का परिभाषा पढ़ा है ना। मेयर के अनुसार, मेयर एक वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार आपस में संकरण करने वाले जीवों के जो समूह होता है ना, आपस में संकरण करने वाले जीवों का जो समूह होता है उसको क्या नाम दिया गया है, जाति नाम दिया गया है, ठीक है। आपस में जो संकरण कर रहे हैं उन जीवों के जो समूह होगा वो कहलाएगा जाति। इसी प्रकार जाति को जो है और वैज्ञानिकों के द्वारा भी परिभाषित किया गया है ना। उनके द्वारा कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। जैसे कुछ जीव जो है ऐसे भी होते हैं जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता, है ना। जब उनमें लैंगिक जनन नहीं होता तो संकरण के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जिनमें लैंगिक जनन हो रहा है वो अलग जाति के जीव होंगे, और जिनमें लैंगिक जनन नहीं हो रहा है वो दूसरे जाति के जीव होंगे। इसी प्रकार जैसे गधे और जेब्रा, है ना, के जो बच्चे होते हैं या उनकी जो जाति है, गधे और जेब्रा की जो संतान है उनको जेब्राइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। गधे और जो खच्चर होता है उसके बच्चों को जेब्राइट कहते हैं। इसी प्रकार मेंढक, शेरनी और जो बाघ होते हैं, है ना, उनके बच्चों को, उनके संतान को टिग्लैंड कहते हैं। तो क्या हो गया, उनकी जाति हो गई। इसी प्रकार शेर जाति हो गया, चीता जाति हो गया, बिल्ली जाति हो गया, है ना। ये सब किसके नाम हो गए, जातियों के। इसी प्रकार कुछ जीवों में जो है बहुरूपता भी पाया जाता है। बहुरूपता का मतलब वो एक से अधिक रूपों में दिखाई देता है, ठीक है। तो उस बहुरूपता के आधार पर उनको अलग अलग जाति में स्थान दिया गया है, एक ही जाति में उनको स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जीवों में जो है कि कुछ जीवों की जातियां जो है ऐसी भी हैं जिनमें बहुत सारे समानताओं के बावजूद असमानताएं भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी कुछ क्रियाएं जो है एक समान हो रहे हैं। इस कारण उन जीवों को एक जाति के अंतर्गत स्थान मिला है। अब हम देखते हैं जातिगत जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, जिसको हम जाति अवधारणा के नाम से जानते हैं। ये जाति अवधारणाएं क्या है, जाति अवधारणाएं
विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जाति को परिभाषित करने के लिए या समझाने के लिए, है ना, क्या प्रस्तुत किया गया? सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। उन सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं? जाति अवधारणाएं कहते हैं। ठीक है, जो ये बताता है कि वास्तविकता में जाति किसे कहा जाए। जैसे हमारा सीधा सीधा जाति का मतलब हम कहाँ निकाल लेते हैं? कोई जो है, जैसे मनुष्य की जाति बोलने से मनुष्य में क्या होता है, बहुत सारी जातियों कैटेगरी में बटा हुआ है ना। एसटी है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है, तो उसको हम जाति समझ लेते हैं, एक्चुअल में वो जाति नहीं है ना। तो इसी बात को डिफाइन करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जाति अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। ये जाति अवधारणा में सबसे पहला अवधारणा है आकार की अवधारणा। आकार की अवधारणा या आकार की जाति अवधारणा इसे कहेंगे, या इसका मतलब क्या होता है? तो इस अवधारणा के अनुसार जो जीवों के जो समूह होता है, मतलब जाति जो होता है किसी भी ऐसे जीवों का समूह है जो आपस में क्या कर सकते हैं? संकरण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो आपस में क्या कर सकते हैं? संकरण कर सकते हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? जाति। ठीक है, वो हो गया आकार की अवधारणा। अर्थात उनके जो आकार जो होता है, मतलब जीवों का जो एक जाति के अंतर्गत आने वाले जीवों का जो आकार होता है लगभग एक समान होता है। ठीक है, तो समान आकार के जीवों को जो है एक जाति के अंतर्गत स्थान दिया गया है। दूसरा है जैव वैज्ञानिक अवधारणा। जैव वैज्ञानिक अवधारणा कुछ जीव वैज्ञानिकों के द्वारा जाति को जो है स्पष्ट करने के लिए अपना मत दिया गया, मतलब उनके द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए। ये जो जैव वैज्ञानिकों के द्वारा जो अवधारणा प्रस्तुत किया गया, उनके अनुसार जाति जो है आपस में संयोग करने वाली, मतलब पहले में भी वही बोला गया था संकरण, और दूसरे में क्या बोला जा रहा है? आपस में संयोग करने वाले जीवों के जो समूह होता है ना, आपस में संयोग करने वाले जीवों के जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? हम जाति कहते हैं। ठीक है, तीसरा अवधारणा प्रस्तुत किया गया था जीनिक अवधारणा। जीनिक अवधारणा, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे जीव समूह जो आपस में संकरण कर सकते हैं या आपस में सहयोग कर सकते हैं, जिनके जीनिक स्ट्रक्चर जो होता है, उनके शरीर के अंदर जो संकरण करने वाले जीवों के जो जेनेटिक जो संरचना जो होती है या जीन की जो संरचना होती है, वो यदि एक समान है तो एक जाति के जीव कहलाएंगे, है ना। और यदि दो जाति के जीवों में जिनके जीनिक स्ट्रक्चर एक समान नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग जाति के जीव कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी जातियां या ऐसे जीव जिनके जीनिक स्ट्रक्चर, मतलब जीन की जो संरचना है वो एक समान हो, तो क्या कहलाएगा? वो जाति कहलाएगा। तो ये हो गया जीनिक अवधारणा। अब ये जो उपयुक्त जो अवधारणा जो प्रस्तुत किया गया, इस अवधारणा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जाति जो होता है वो आपस में अंतर प्रजनन करने वाले जीवों का समूह है ना। इस अवधारणा का मतलब तीनों अवधारणा को हम यदि सम्मिलित रूप से एक साथ मिला दें तो अंत में सारांश क्या निकलता है कि जाति जो है अंतर प्रजनन करने वाले जीवों का समूह है। अंतर प्रजनन मतलब आपस में संकरण करने वाले जीवों का समूह है। इसी प्रकार जाति किसको कहेंगे? वह आबादी जीवों का, वह ऐसी आबादी जिनकी जीनिक स्ट्रक्चर क्या हो? एक समान हो, मतलब उनकी जीन की जो संरचना है क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? जाति कहलाएगा। इसी प्रकार जैव विकास के जो वो है क्रम है, उसमें जातियों का विशेष महत्व है। जब भी जैव विकास होता है तो जीवों का जो विकास होता है किस क्रम में होता है? सरल जीव से जटिल जीव की ओर। मतलब पहले कौन बनेगा? सरल जीव, उसके बाद कौन बनेंगे? उससे जटिल, उसके बाद फिर उससे जटिल। जैसे सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कौन से जीव उत्पन्न हुए? एक कोष की जीव उत्पन्न हुए, है ना। एक कोष की जीवों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति जब वहां पर नहीं हो पाया तो उनके शरीर की संरचना में क्या हुआ? जटिलता बढ़ता गया, है ना। जब शरीर की संरचना में जटिलता बढ़ता गया तो एक स्थिति में एक नई जाति को पैदा कर दिए। ठीक है,
तो पहले जो जीव उत्पन्न हुए वो जलीय जीव उत्पन्न हुए, है ना। जल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई तो उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ, उनकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ, और शारीरिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण जो जीव जल में पाए जाते थे उनमें से कुछ परिवर्धन हुआ या विकास हुआ, और उसके चलते कुछ जीव जो ऐसे बन गए जो स्थल में भी रह सकते हैं, है ना। अब स्थल में रहने वाले जीव उनमें उनकी आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं हो पाई तो उनमें कुछ ऐसे अंगों का विकास हो गया कि वो आज जो है वायु में भी पाए जाते हैं। इस तरीके से सरल से जटिल जीवों का जो है क्या हुआ, लगातार विकास हुआ या उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीवों की जो जातियां होती हैं एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं। मतलब दो जाति के गुण जो है कभी भी एक समान नहीं होंगे, दो अलग अलग जातियां हैं, है ना, तो दोनों के गुण एक समान नहीं होंगे। मतलब एक कुछ विशेष लक्षण है, वो लक्षण बिल्कुल एक जाति में अलग होगा और दूसरी जाति में अलग होगा। तो इस तरीके से हो गया जातिगत अवधारणा। फिर दूसरा देखते हैं हम वर्गीकरण की जो इकाइयों के अंतर्गत वंश, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है जीनस, वंश या जीनस। तो समान जाति समूह के जीवों को क्या कहते हैं, एक वंश के जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कुछ लक्षण जो होते हैं, जाति के जो लक्षण जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, है ना, वो आपस में समूह बनाकर किसका निर्माण किए हैं, वंश का, जीनस का। ठीक है, जैसे पैंथरा, ये जो है एक वंश का नाम है ना। इस वंश के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, शेर आता है, बाघ आता है, चीता आता है और बाघ आता है। तो यहाँ पर शेर एक जाति हो गया, चीता एक जाति हो गया, बाघ एक जाति हो गया। ये तीनों जातियां जो है आपस में एक वंश में है, कहाँ पर, पैंथेरा में। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे समान लक्षण वाले जाति, है ना, जिनमें कुछ लक्षण जो है एक समान है, वो जाति के जीव जो है एक स्थान पर, मतलब एक वंश में रखे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम मान लो इनका वैज्ञानिक नाम लिखें, है ना, जंतु वैज्ञानिक नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, जैसे शेर का जंतु वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो पहले लिखा जाता है वंश का नाम, तो ये हो गया वंश में पैंथेरा। ठीक है, और इसके आगे लिखा जाता है लियो, पैंथेरा लियो, जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, शेर को। पैंथेरा क्या हो गया, वंश का नाम हो गया, और शेर की जाति क्या हो गई, लियो हो गई। समझ में आ गया ना, शेर का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा क्या है, वंश है, किस चीज को व्यक्त कर रहा है, वंश को, और लियो जो है उसकी जाति को। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसी में लिखा हुआ है चीता। तो चीता, इसका वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पैंथेरा, है ना, पार्डस, पैंथेरा पार्डस। तो ये जो पैंथेरा जो है तो इसका वंश हो गया, क्योंकि तीनों जो है एक ही वंश में रखे गए हैं ना, तो पैंथेरा क्या हो गया, वंश। लेकिन यहाँ पर जो पार्डस लिखा है वो जाति हो गया, किसकी जाति हो गया, चीता की जाति हो गया। किसको व्यक्त करेगा वो, मात्र चीता को। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरा लिखते हैं बाघ। बाघ का जो वंश का नाम होता है पैंथेरा। ठीक है, और जाति होता है टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, है ना। जहां पर पैंथेरा जो है किसको दर्शा रहा है, बाघ की वंश को, और टाइग्रिस जो है दर्शा रहा है उसकी जाति को। तो इस तरीके से जीवों को जो है अलग अलग किस में रखा गया है, वंशों में। मतलब वंश किसे कहेंगे, समान लक्षण वाले या समानता रखने वाले जातियों के समूह, है ना, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वंश बनाते हैं। इसी प्रकार पौधों में भी है ना। पौधों में जैसे सोलेनम के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, बैगन आता है, बैगन के समान और कौन सा वो दिखता है, कौन सा फल दिखता है जी, बैगन है, आलू है ना, ये सब क्या है, एक वंश के जीव है, जिसको हम कहते हैं सोलेनम, सोलेनेसी, सोलेनम वंश और सोलेनेसी कुल। ठीक है, फिर अगला देखते हैं इनका कुल।
जो वर्गीकरण की जो संवर्ग है या इकाइयां हैं, इसमें से तीसरा इकाई है कुल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिली, कुल या फैमिली। तो समान लक्षण वाले वंश के जीवों को, है ना, समान लक्षण वाले एक या दो से अधिक वंश के जीवों को एक साथ एक स्थान दिया गया है, क्या, कुल। मतलब कुल क्या होगा, दो से अधिक समान लक्षण वाले वंशों का समूह। दो से अधिक समान लक्षण वाले वंशों के समूह को हम क्या कहेंगे, कुल कहेंगे, ठीक है, या फैमिली कहेंगे। जैसे फेलिडी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, शेर, चीता, बाघ, है ना। फेलिडी एक कुल है जिसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, शेर, चीता और बाघ। इसी प्रकार कैनेडी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, बिल्ली, है ना, बिल्ली से परिचित हो, कुत्ता, है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कैनेडी के अंतर्गत। मतलब ये किसका नाम हो गया, कुल का नाम हो गया। कुल के नाम के अंत में कौन सा शब्द लग रहा है, ईडी, है ना, क्या लग रहा है, ईडी, मतलब ईडी, फेलिडी, है ना, कैनेडी। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, कुल को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार पेपलिनेसी कुल में भी बहुत सारे फैमिली हैं, ठीक है। अगला देखते हैं इकाइयां। चौथा इकाई गण या ऑर्डर, है ना। अगला इकाई क्या है, गण या ऑर्डर। तो समान लक्षण वाले कुल के जीवों को एक साथ स्थान दिया गया किसमें, एक ऑर्डर में, है ना, या गण में। तो गण क्या होगा, समान लक्षण वाले, समान गुण वाले कुलों के जो समूह है वो कहलाता है गण या फिर ऑर्डर। जैसे प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन जीव आते हैं, मनुष्य आता है, ठीक है, शेर आता है, बिल्ली आता है, ठीक है, प्राइमेट्स के अंतर्गत बंदर आ गया, गोरिल्ला आ गया और मनुष्य। गोरिल्ला, फिर बंदर और मनुष्य। इसी प्रकार कार्निवोरा एक गण है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाघ, जो मांसाहारी होते हैं, है ना, ये आते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स के अंतर्गत गोरिल्ला, बंदर और मनुष्य। कार्निवोरा के अंतर्गत शेर, बिल्ली, कुत्ता। ये अलग कुल का है, ये भी अलग कुल का है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये अलग कुल का है, बंदर अलग कुल का है, मनुष्य अलग कुल का है, लेकिन एक साथ एक गण में रखे गए हैं, किसमें, प्राइमेट्स में। और इसी प्रकार शेर, बिल्ली, कुत्ता और बाघ, इनको रखा गया है किस एक गण में, किसमें, कार्निवोरा में। कार्निवोरा का मतलब हो गया मांसाहारी जीव, ठीक है। जितने भी मांसाहारी जीव हैं, जंतु हैं, वो इसमें आ गए। तो ये हो गया किसका नाम, वंश का नाम, गण का नाम या ऑर्डर का नाम। अब यहाँ पे आवश्यकता पड़े तो उप गण भी लिख सकते हैं, है ना, जब जरूरत पड़े तब। नहीं तो ये जो है इतने पे सफिशिएंट हो जाता है, जबकि कभी कभी दो जीवों के गण एक समान होते हैं लेकिन उसमें कुछ भिन्नताएं होती हैं, तब उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला पांचवा इकाई है संघ, या इसको लिखते हैं इंग्लिश में फाइलम। संघ या फाइलम। तो बहुत सारे समान लक्षण वाले गण के जीवों को एक साथ एक संघ में स्थान दिया गया है, ठीक है। अर्थात संघ क्या जो है, संघ जो है क्या किसे कहेंगे, या फाइलम किसे कहेंगे, समान लक्षण वाले गणों के समूह, ठीक है। समान लक्षण वाले गणों के समूह को क्या कहा जाता है,
संघ कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो संघ या फाइलम समान गुण वाले या समान लक्षण वाले गणों के समूह होता है। जैसे एक संघ कार्डेटा, एक कार्डेटा के अंतर्गत कौन से जीवों को स्थान दिया गया है, कौन से जंतुओं को स्थान दिया गया है, ऐसे समस्त जंतुओं को स्थान दिया गया है जिसके शरीर में उसके पिछले बैकबोन मतलब डॉर्सल नोटोकार्ड पाया जाता है, पृष्ठ रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। ठीक है, या ऐसे जीव जिनके वो जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीचों बीच एक वो पाया जाता है, नर्व कार्ड पाया जाता है या रज्जु पाया जाता है ना, टार्सल नर्व कार्ड वो पाया जाता है। या फिर किसी जीव के जीवन के किसी न किसी अवस्था में, किसी भी जीव के जीवन के किसी न किसी अवस्था में उसके गले में गिल स्लिट्स होते हैं, है ना। वो समस्त जंतु जो है कहाँ पर स्थान दिया गया है, संघ कार्डेटा में। जैसे हम किसके अंतर्गत आते हैं, कौन से संघ में आते हैं, कार्डेटा में, है ना। कार्डेटा में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच मेरुरज्जु है ना। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच उसके अंदर खोल है ना, उस खोल में क्या है, मेरुरज्जु। लेकिन हमारे गले में गिल स्लिट्स नहीं है ना, हमारे गले में गिल स्लिट्स नहीं है। लेकिन जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तो हमारा श्वसन किससे होता था, यहाँ पर छिद्र हुआ करता था, उसके द्वारा हुआ करता था, या नाभि प्लेसेंटा के द्वारा हुआ करता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी जीव के शरीर में जो है यदि ये तीनों लक्षण, कौन कौन से लक्षण, एक तो रीढ़ की हड्डी, दूसरा उसके अंदर मेरु रज्जु है ना, नोटोकार्ड और नर्व कार्ड, और तीसरा गिल स्लिट्स, यदि उसके जीवन के किसी न किसी अवस्था में यदि पाया जाता है तो कौन से संघ में आएगा, वो कार्डेटा। इसके अलावा कुछ ऐसे जंतु हैं जिनको कार्डेटा में रखा गया है, जिनमें पूंछ भी होता है। ठीक है, तो हमारी जो भ्रूण अवस्था में क्या था, पूंछ था, या हमारे पूर्वजों में आज भी पूंछ मौजूद है, लेकिन हमारे शरीर में पूंछ नहीं है। लेकिन उसकी वर्टिब्री है ना, रीढ़ की हड्डी का लास्ट जो वो है वर्टिब्री है ना, वो आज भी मौजूद है, जो ये प्रदर्शित करता है कि हम कौन से संघ के जीव हैं। मनुष्य जो है कौन से संघ का जीव है, कार्डेटा का। ठीक है, मेंढक कौन से संघ का जीव होगा, मेंढक कौन से संघ का जीव होगा, कार्डेटा का, क्योंकि उसमें भी गिल स्लिट्स हैं, है ना। मछलियां कौन से संघ के जीव होंगे, मछलियां देखे हो ना, वो कौन से जीव संघ के जीव होंगे, कार्डेटा का। ठीक है, लेकिन इनके सबके गण अलग अलग है ना, सभी के गण अलग अलग है। फिर अगला इकाई चलते हैं, वर्ग। वर्ग या क्लास, तो समान गणों के जो समूह होगा वो कहलाता है वर्ग या क्लास। जैसे मनुष्य जो है किसके अंतर्गत आता है, टेट्रापोडा के अंतर्गत। मतलब हमारा मनुष्य का जो वर्ग जो होता है या क्लास जो होता है वो क्या होता है, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है, चार पैर या चार पार्ट्स का होना। क्या हमारे शरीर में चार पार्ट्स हैं, चार पैर हैं, ये भी पार्ट्स हैं, हाथ भी पार्ट्स हैं। चूंकि हमारा जो हाथ जो है वो चलने से मुक्त हो गया है ना, लेकिन हमारे पूर्वज आज भी उसका उपयोग चलने में भी करते हैं और वस्तुओं को पकड़ने में भी करते हैं, और हम इसको क्या कर रहे हैं, मात्र वस्तुओं को पकड़ने उठाने में ही करते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये भी क्या है, पार्ट्स हैं। मतलब जिनके शरीर में चार पार्ट्स हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, टेट्रापोडा के अंतर्गत, सॉरी मेमेलिया के अंतर्गत ना, स्तनधारी के अंतर्गत। यहाँ टेट्रापोडा नहीं होगा। इसको जो है दो अधिवर्गों में बांटा गया है। टेट्रापोडा मतलब इनका जो सुपर क्लास है ना, वो है टेट्रापोडा व क्या बोलते हैं अपना, चलिए उसको आगे देखेंगे। तो ये वर्ग का मतलब क्लियर हो गया,
दो समान गण के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अब चलिए हम एक वर्गीकरण करते हैं, उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मेंढक का वर्गीकरण, मेंढक का आधुनिक वर्गीकरण। तो जब मेंढक का हम आधुनिक वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, जगत। ठीक है, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, जगत। जगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंगडम। ठीक है, तो कौन सा जगत का है ये, एनिमेलिया। मेंढक जो है कौन सा जगत का जीव है, एनिमेलिया, है ना। क्यों एनिमेलिया है, क्योंकि मेंढक जो है विषमपोषी जीव है ना, और बहुकोषीय जीव है, जिसकी शारीरिक जो संरचना जो होता है वो अंग स्तरीय, अंगतंत्र स्तरीय होता है, इसलिए किसके अंतर्गत रखा जाएगा उसको, एनिमेलिया के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा इसमें क्रम है इसकी शाखा, ब्रांचेस, शाखा या ब्रांचेस। तो ये जो है एंटेरोजोआ के अंतर्गत आता है। एंटेरोजोआ का मतलब क्या होता है, उसके शरीर के अंदर, है ना, आहार नाल उपस्थित है। क्या उपस्थित है, आहार नाल, इसलिए कौन से शाखा में आएगा वो, एंटेरोजोआ में। इसी प्रकार प्रभाग, प्रभाग इसका होता है बाइलेट्रिया। बाइलेटरिया का मतलब होता है उसका जो शरीर जो होता है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है ना, शरीर जो है द्विपार्श्व सम्मित है, अर्थात किसी एक ही पार्श्व से उसको दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा उसका प्रभाग। फिर अनुभाग, अनुभाग के अंतर्गत इसका जो अनुभाग है यूसिलोमेटा होता है, यूसिलोमेटा का मतलब होता है उसके जो कॉर्ड में पूंछ होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं इसका संघ। तो इसका संघ होगा कार्डेटा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, पीछे रीढ़ की हड्डी, फिर पूंछ, गिल्स रेट्स, है ना, ये पाया जाता है। इस कारण कौन से संघ में रखा जाएगा, फाइलम में कार्डेटा। इसके बाद अगला प्रभाग देखते हैं समूह, ग्रुप, है ना। तो ये इसका समूह है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा का मतलब होता है जिसके मस्तिष्क के चारों ओर क्रेनियम बॉक्स उपस्थित हो, है ना। उसके सिर के चारों ओर क्या पाया जाता है, क्रेनियम बॉक्स। जैसे हमारे सिर के चारों ओर क्या है, क्रेनियम बॉक्स है, मतलब क्रेनियम बॉक्स में क्या है, वो बंद है। मस्तिष्क दिखता है क्या, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यहां से अगर एक बार ठोकर मार दिया जाए तो ये पूरा ऊपर का जो स्कल है वो पूरा बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके अंदर है मस्तिष्क, तो उसको घेर कर रखा हुआ है बॉक्स, जिसको कहते हैं क्रेनियम बॉक्स, और जिनमें पाया जाता है वो कहलाता है क्रेनिएटा। इसी प्रकार उपसंघ, उपसंघ होता है इसका गैनेथोस्टोमेटा। गैनेथोस्टोमेटा का मतलब ये होता है कि उसमें स्पष्ट जबड़े होते हैं, है ना। जैसे हमारे बुग्घा में दो जबड़े हैं, ऊपर की ओर जो जबड़ा है वो ऊपरी जबड़ा, और नीचे की ओर है वो निचला जबड़ा। तो जिनमें जबड़े, स्पष्ट जबड़े होते हैं, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, गैनेथोस्टोमेटा के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं इसका अधिवर्ग, सब ऑर्डर, है ना। तो ये जो है टेट्रापोडा के अंतर्गत आता है। टेट्रापोडा का मतलब होता है जिसके 4 पैर होते हैं। मेंढक के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, है ना। इसलिए कौन से अधिवर्ग में रखा जाएगा, उसको टेट्रापोडा में रखा जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला वर्ग। वर्ग इसका क्या होगा, मेमेलिया, स्तनी वर्ग। वर्ग में हो गया स्तनी या मेमेलिया, है ना। क्यों स्तनी वर्ग के अंतर्गत मेंढक को रखा जाता है, क्योंकि उसके शरीर में जो मेमोरी गैलैंड्स होते हैं,
ठीक है ना, इसलिए वो स्तनधारी कहलाता है। इसके बाद अगला देखते हैं इसका गण, आर्डर। तो इसका आर्डर जो होता है वो सॉरी मेंढक कर रहे हैं ना, मेंढक कर रहे हैं मतलब इसका वर्ग हो जाएगा एम्फीबिया। ठीक, एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें वर्ग होगा एम्फीबिया, सुधार लेंगे उसको। फिर इसका अगला देखते हैं गण। तो इसका गण होता है ए न्यूरा। इसके टेटपोल अवस्था में क्या पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है, इसलिए उसको किस में रखा गया है, कौन से गण में, ए न्यूरा के अंतर्गत रखा गया है। अब अगला चीज देखते हैं इसके कुल, मेंढक का कुल। तो मेंढक का कुल होता है रेनिडी। रेनिडी के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो स्किन जो होता है, मतलब त्वचा जो होता है वो चिकना होता है। ठीक है, और चिपचिपा होता है ताकि वो पानी में आसानी से रह सके। ठीक है, और फिर लिखते हैं अगला वंश या जीनस। तो इसका वंश है राना और जाति है इसका टिग्रीना। इन दोनों शब्दों से आगे उसका क्या नाम दिया गया है, जंतु वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो ये जो है एक मेंढक का क्या हो गया, आधुनिक वर्गीकरण हो गया। ठीक है, मेंढक का आधुनिक वर्गीकरण, जिसमें हर चीज को लिखा गया है। हर चीज लिखा गया है मतलब हर का एक निश्चित अर्थ है और वो उसी उसमें पाया जाता है, दूसरे में नहीं। यहां से यहां तक का जो है, यहां तक का तो बहुत सारे जीवों में मिल जाएंगे, यहां तक के जो लक्षण है वो बहुत सारे जीवों में मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला लक्षण जो है मात्र किसमें मिलेगा, मेंढक में मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां पर अब मनुष्य का भी हम वो कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, है ना। तो मनुष्य के वर्गीकरण जब होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, मनुष्य का वर्गीकरण, जगत का नाम एनिमेलिया ही होगा। ठीक है, जगत का नाम क्या होगा, एनिमेलिया। फिर शाखा होगा एंटेरोजोआ, क्योंकि हमारे शरीर में हर नाल उपस्थित है। प्रभाग होगा बायलेटरलिया, क्योंकि हमारा भी शरीर द्विपार्श्व सम्मित है। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब क्या है कि एक ही पार्श्व से हम अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। कहां से, यहां से ऐसा अगर काटा जाए तो हमारा पूरा अंग जो है दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा, इसलिए वो बायलेटरलिया के अंतर्गत आएगा। फिर अनुभाग में इसिलोमेटा, है ना, संघ में आ जाएगा कार्डेटा, समूह में आएगा क्रेनिएटा, उपसंघ में आएगा ग्नेथोस्टोमेटा। यहां तक ज्यों का त्यों होगा। ठीक है, अधिवर्ग देखते हैं टेट्रापोडा। हमारे 4 पैर हैं, पार्ट्स हैं, पार्ट्स, है ना, पैर जिसको हम हाथ बोल रहे हैं वो एक्चुअल में वो भी क्या है, पार्ट्स है। फिर वर्ग आ जाएगा, यहां पर चेंज हो जाएगा, हमारा जो वर्ग है वो चेंज हो जाएगा और इधर का जो है वो चेंज हो जाएगा। वर्ग में आएगा स्तनी, है ना, क्योंकि हम स्तनधारी हैं, अर्थात हमारे शरीर में मेमोरी गैलेंट्स है। फिर गण होगा इसका प्राइमेट्स, गण होगा प्राइमेट्स। और कुल होगा होमोनिडी, कुल हो गया होमोनिडी, है ना। वंश का नाम है होमो और जाति के नाम है सेपियंस, और हमारा जंतु वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, है ना। तो किसका क्लासिफिकेशन हो गया, मनुष्य का। ठीक है, जगत एनिमेलिया, है ना, मतलब किंगडम का हो गया एनिमेलिया। फिर ब्रांच हो गया एंटेरोजोआ, है ना, डिवीजन हो गया बायलेटरलिया, सब डिवीजन हो गया इसिलोमेटा, फाइलम हो गया कार्डेटा, है ना,
ग्रुप हो गया क्रेनिएटा, सब फाइलम हो गया गनेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास हो गया टेट्रापोडा, है ना, क्लास हो गया स्तनी, ऑर्डर हो गया प्राइमेट्स, फैमिली हो गया होमिनिडी, जीनस हो गया होमो और स्पेसीज हो गया सेपियंस। ठीक है। अब यहाँ पर जो वो है जाति जो है, जब हम वर्गीकरण के जो इकाइयों को देख रहे हैं, इस वर्गीकरण की इकाइयों में जाति कहाँ स्थान दिया गया? जाति को सबसे लास्ट में। लेकिन किसी जीव में सबसे पहले किसका लक्षण उत्पन्न हुआ? इसी जाति का लक्षण उत्पन्न हुआ, है ना, जगत का लक्षण बाद में। इसको हम अपनी सुविधा के लिए जो है लिखते समय क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। मतलब जाति को पहले ना लिखकर पहले जगत को लिखते हैं, जगत से लिखते लिखते वापस शो करता है। ठीक है। तो ये हो गया मनुष्य का आधुनिक वर्गीकरण, है ना, जिसकी आपको आवश्यकता होता रहता है, पड़ता रहता है। इसके आगे जीवों का जो नामकरण है ना, जीवों का नामकरण की पद्धतियां। तो जीवों के नामकरण के लिए जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा एक पद्धति सुझाई गई है जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। जीवों के नामकरण के लिए एक पद्धति सुझाई गई है जिसको क्या कहा जाता है? द्विनाम नामकरण पद्धति। अब जीवों के नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई? हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हमारे घर के आसपास जो चिड़िया आता है, क्या बोलते हैं उसको? इधर क्षेत्रीय भाषा में चटिया, है ना, हम यहाँ पे चटिया बोल रहे हैं। उत्तर भारत में उसको गौरिया बोलते हैं, है ना। फिर जापान में उसको स्पैंड बोलते हैं। उसी प्रकार दूसरे और स्थानों में देखा जाए तो जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया हाउस स्पैरो। ठीक है। तो एक जीव को जो है अलग अलग नाम से बोला जा रहा है। एक ही देश में ये अलग अलग स्थान पे उस जीव को जो है अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। तो क्या स्पष्ट होगा? जैसे हम किससे परिचित हैं? चटिया बोलते हैं, है ना। चटिया बोले रायपुर में जाकर तो क्या वो समझेंगे हम किस चिड़िया के बारे में बोल रहे हैं? लेकिन यदि उसका जंतु वैज्ञानिक नाम को यदि ले लेते हैं, है ना, तो जंतु वैज्ञानिक नाम को लेंगे तो तुरंत तो जो है समझ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन असुविधाओं से बचने के लिए जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा एक पद्धति सुझाई गई जिसको कहते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव का जो नाम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है ना। पहला शब्द उस जीव के वंश को बताता है और दूसरा शब्द उसके जाति को। ठीक है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सेपियंस। इसका मतलब ये हो गया कि पहला शब्द होमो जो है वो किसको दर्शा रहा है? उसके वंश को। और जो सेपियंस है ये दर्शा रहा है जाति को। ठीक है। तो इस पद्धति को कहते हैं हम द्विनामकरण पद्धति। आगे चलकर त्रिनाम पद्धति भी प्रस्तुत किया गया, है ना। त्रिनाम पद्धति इसलिए प्रस्तुत किया गया क्योंकि कुछ जीवों का जो नाम है ना, जो उनका जंतु वैज्ञानिक नाम है एक समान मिल गया। तो अंत में फिर एक शब्द और जोड़ा गया। उस खोजकर्ता या नाम रखने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है उसको जोड़ दिया गया, या फिर कोई नया शब्द इस्तेमाल किया गया जिसको कहते हैं त्रिनाम पद्धति या त्रिनाम नामकरण पद्धति। त्रिनाम नामकरण पद्धति, तो इसके अंतर्गत जैसे भारतीय कौवा हो गया, भारतीय कौवा जो हमारे आसपास जो है आपने देखा है ना। उस भारतीय कौवा का जो वैज्ञानिक नाम होता है कोरवस स्प्लेंडिस स्प्लेंडेंस। यहाँ पर पहला शब्द जो है कौवा के वंश को दर्शाता है, दूसरा शब्द उसके जाति को, और तीसरा जो है उसके वातावरणिक परिवेश को, परिस्थितियों को, या फिर वैज्ञानिक के नाम को। इस तरीके से एक
जीव का जो नाम है, यदि त्रिनाम पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने शब्दों से मिलकर बन रहेगा? 3 शब्दों से, है ना, जिसमें से पहला शब्द उसके वंश को, दूसरा उसकी जाति को और तीसरा उसके वातावरण परिवेश को प्रदर्शित करेगी या फिर किसी खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम को। ठीक है, तो चलिए आज आपने वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तरों के अंतर्गत वर्गक, संवर्ग और विभिन्न वर्गीकरण की इकाइयों और संवर्गों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, धन्यवाद।